क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, इंडिया में ये एक जुनून है। कभी आपने सोचा है कि आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट से मल्टी बिलियनियर डॉलर एम्पायर कैसे बन गया? रिकॉर्ड ब्रेकिंग मीडिया राइट्स, प्लेयर ऑक्शन और हर तरफ पैसों की बारिश। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ये एक पैसे बनाने की मशीन है। लेकिन आईपीएल इतने अरबों रुपए कैसे कमाता है? इसकी कामयाबी का क्या राज है? चलिए आईपीएल के बिजनेस मॉडल को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हर किसी के पास पैसे जाकर आईपीएल की टीम खरीद सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक लोग या कंपनी ही इसको खरीद सकती है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आईपीएल की टीमें कैसे खरीदी जाती है? प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे होती है और इतना ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? देखिए, अगर किसी को भी आईपीएल की टीम खरीदनी है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं आईपीएल टीम खरीदने के। इसका पहला तरीका ये है कि वो दूसरे आईपीएल टीम के ओनर के साथ जाकर बात कर ले और इस टीम के शेयर खरीद ले, जैसा कि LIC ने किया था। सिर्फ 6% शेयर खरीद लिए थे चेन्नई सुपर किंग के। दूसरा तरीका ये है कि वो इंतजार करे कब BCCI एक और टीम लॉन्च करने का अनाउंस करे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप उनके पास पैसे लेकर चले जाओ वो आपके लिए एक नई टीम बना दे। जब BCCI को कोई टीम ऐड करनी होती है तो वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है। BCCI लोगों को इन्वाइट करता है टीम खरीदने के लिए, तो उसमें वो टीम्स अप्लाई कर सकती है जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज्यादा है। वैल्यूएशन को आप सादा अल्फाज में ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी की कमाई की जो ताकत को वैल्यूएशन कहते हैं। अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो इससे कितने पैसे बनेंगे, ये रेवेन्यू और प्रॉफिट की बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। और जब BCCI इनको इनवाइट करती है तो जो एलिजिबल कंपनीज होती है तो उनको ITT यानी इन्विटेशन टू टेंडर खरीदना होता है, जिसकी कीमत होती है 10 लाख रुपीज प्लस GST, और ये एक नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसकी तमाम टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है और इसके बगैर आप आईपीएल बिडिंग प्रोसेस के अंदर भी नहीं बैठ सकते। अब ये ITT किसी दुकान पर तो बिकती नहीं, इसके लिए आपको ईमेल करनी होती है, जैसा कि 2021 में हुआ था जब BCCI ने बोला था अगर किसी को भी ITT चाहिए तो वो 5 अक्टूबर 2021 से पहले ईमेल कर सकता है ITT IP2021@gci.tv पर। अगर आपने ITT खरीद ली है, ये बात कंफर्म नहीं, आप आईपीएल बिडिंग प्रोसेस के बैठेंगे बिना किसी रीजन के, नोटिस के बगैर आपका ITT कैंसिल भी हो सकता है। तो इनमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सिर्फ उनको ही मौका मिलता है बिडिंग प्रोसेस के अंदर बैठने का। और जो टीम्स बिडिंग प्रोसेस के अंदर होती है उनका एक बेस प्राइस होता है। नॉर्मली ये प्राइस 1700 करोड़ से लेकर 1900 करोड़ तक होता है। इससे कम में तो कोई भी टीम बिक नहीं सकती, और इसके बाद बोलने लगती है तो ज्यादा पैसे देता है, टीम उसकी हो जाती है। जैसा कि इस साल लखनऊ 7000 करोड़ में बिकी थी और अहमदाबाद 5000 करोड़ में बिकी थी। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। कौन से प्लेयर पर बिडिंग होगी, इसके लिए प्लेयर्स को भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। जैसे कि अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 3 तरीके से प्लेयर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। पहले नंबर पर कैंप प्लेयर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब प्लेयर वो होते हैं जिन्होंने एक मैच भी टीम इंडिया की तरफ से खेला होता है। दूसरे नंबर पर होते हैं फॉरेन प्लेयर्स और तीसरे नंबर पर होते हैं अनकैम्प प्लेयर, जिन्हें स्टेट एसोसिएशन अपनी स्टेट से सिलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके अराउंड 1100 से लेकर 1500 तक प्लेयर का एक पूल बन जाता है, जिसमें से 500 या 600 शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। अनकैम्प प्लेयर की सबसे बड़ी मिसाल है हार्दिक पांड्या, जो कि एक अनकैम्प्ड प्लेयर है, जो कि स्टेट की रिकमेंडेशन पर आए। जब एक किसान APMC मार्केट जाता है राज की बोली लगवाने के लिए, बोली लगवाने वाला इसमें साजिश कर लेते हैं, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए किसान NSP की डिमांड करते हैं। सेम यही चीज IPL में ना हो, लोग आपस में साजिश ना कर ले और धोनी को 20 लाख में खरीद ले और फिर उसे टन लगा कर खिलाए। इस चीज से बचने के लिए प्लेयर्स अपने बेस प्राइस सेट करते हैं। ये बेस प्राइस 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस के अंदर प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक ही टीम पैसे का जोर दिखा के सारे अच्छे प्लेयर ना अपने पास रख ले, वर्ल्ड 11 न बना दे। इससे बचने के लिए IPL का सारा मजा ही खराब ना हो जाए, इसीलिए बिडिंग प्रोसेस के रूल्स होते हैं। इसी टीम के अंदर 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा फॉरेन प्लेयर नहीं रख सकते। और हर एक टीम को लिमिटेड अमाउंट दी जाती है, जिसे पर्स कहा जाता है, और पर्स की एक लिमिट होती है। पहले इसकी लिमिट 90 करोड़ में थी, लेकिन अब इसकी लिमिट 120 करोड़ कर दी गई है। 120 करोड़ में आपको 18 से 25 लोगों की टीम बनानी होती है। सबसे पहले मार्की प्लेयर की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर यानी बड़े प्लेयर जिनकी बेस प्राइस ही 2 करोड़ होती है। ग्रुप्स में बिडिंग होती है, जैसे कि बैट्समैन के ग्रुप्स आगे, प्लेयर्स के ग्रुप आगे, फिर इन ग्रुप्स पर बिडिंग होती है।
सही प्लेयर सेलेक्ट करना हर टीम के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए टीम डेटा साइंस का यूज करती है। कौन सा प्लेयर हार्ड हिटर है, कौन सा प्लेयर मैच विनर है और दो सेम स्टेट के प्लेयरों में से इसको ज्यादा पैसा देना चाहिए। इन सब चीजों के अंदर डेटा साइंस की मदद ली जाती है और टीम्स बहुत बड़ी पैसा देकर इन डेटा एनालिटिकल के प्रोफेशनल्स को हायर करती है। सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि दूसरी फील्ड के अंदर भी डेटा साइंस का इस्तेमाल ऑप्शन नहीं जहाँ बल्कि नेसेसरी बन गया। मार्केट में सस्टेनेबल रहने के प्लेयर्स के ऊपर जो बिडिंग होती है भी एक बड़े कंट्रोल वे में की जाती है। 20 लाख से 1 करोड़ जिनका बेस प्राइस होता है उनकी बिडिंग आप 5 लाख से बढ़ा सकते हो और 1 या 2 करोड़ की बिडिंग के अंदर आप 10 लाख से प्राइस बढ़ा सकते हो। इस तरह हर टीम कंप्लीट होती है और इसके बाद हर साल मिनी बिडिंग होती है। मिनी बिडिंग के अंदर वो प्लेयर्स जो टीम को यूजफुल नहीं लगते टीम्स उनको रिलीज कर देती है और तमाम रिलीज प्लेयर में और न्यू एडिट प्लेयर में बिडिंग होती है। हर 3 साल के बाद मेगा ऑक्शन होता है। ये ऑक्शन आगे पीछे भी हो सकता है। इस ऑक्शन के अंदर टीम्स को 4 प्लेयर छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज करना होता है। एक आईपीएल टीम खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एक टीम खरीदना है और स्पोर्ट्स स्टाफ की फीस होती है और प्लेयर्स की सैलरी होती है, एडमिन कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। इसके अलावा जो 2 महीने तक आईपीएल होता रहता है इसमें टीम अलग अलग जगह पर जाके मैच खेलती है जिसमें राइड्स और होटल की टिकट के पैसे आते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और उसके बाद जो टीम पैसा कमाती है उसमें से 20% बीसीसीआई को देना होता है। इतना ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 करोड़ मिलता है। आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो इन सबसे बहुत मुख्तलिफ है। कोई भी टीम 20 करोड़ की प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती है तो फिर ये टीम पैसा कैसे कमाती है। आईपीएल की टीम का कमाने का सबसे बड़ा जरिया है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं वही सिर्फ आईपीएल को दिखा सकती है। जिस तरह 2008 से लेकर 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे। अगर आपको मैच देखने हैं तो सिर्फ आप सोनी पर देख सकते हैं। तो 10 साल आईपीएल दिखाने के लिए सोनी ने 8,200 करोड़ दिए थे। इसके बाद स्टार इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 तक आईपीएल दिखाने के लिए 16,347 करोड़ दिए। और अगर अभी की बात कर ले तो 2023 से लेकर 2027 तक स्टार स्पोर्ट्स के पास है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। इन्होंने 23,575 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदी है। ब्रॉडकास्टिंग राइट से आने वाला पैसा 50% बीसीसीआई लेता है और 50% आईपीएल टीम्स लेती है। पहले तो ब्रॉडकास्टिंग राइट से आने वाला पैसा 20% बीसीसीआई लेता था और 80% टीम्स को जाता था। लेकिन इसके शेयर्स बराबर कम ही 50-50 हो चुका है। अब बात ये है कि अब चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इतना पैसा क्यों देते हैं और पूरी दुनिया के अंदर आईपीएल बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 के आईपीएल की बात करूँ तो तकरीबन 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था और जबकि 2024 के अंदर तो 600 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। और जब इतने ज्यादा लोग एक साथ एक चीज को देखते हैं तो उसके अंदर ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के दौरान जब आप 10 सेकंड ऐड देखते हैं इसके 12 से 13 लाख रुपए जाती है। ऐसे सुनने में थोड़ी कम रकम लगती है लेकिन आप जब 2 महीने के टोटल करके देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए सारे चैनल बोली लगाने के लिए दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने नोटिस किया होगा कि आईपीएल को कभी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता, कभी इसको बोला जाता है डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। आजकल इसको बोला जाता है टाटा आईपीएल। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल बुलाने की बजाय अपनी कंपनी के साथ बुलाने के लिए कंपनीज काफी पैसा देती है और हर कंपनी चाहती है अपना नाम आईपीएल के नाम के साथ जोड़ना और इसके लिए भी बोली लगती है जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। 2008 से लेकर 2012 तक डीएलएफ ने 200 करोड़ दिए डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए। अगले 3 सालों के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ दिए पेप्सी आईपीएल बुलवाने के लिए और फिर वीवो ने 199 करोड़ दिए 2018 से लेकर 2022 तक आईपीएल को वीवो आईपीएल बुलवाने के लिए। चाइना और इंडिया के दरमियान अनबन की वजह से ये चीज टाटा को दी गई 100 करोड़ पर ईयर पर। टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है वो 60% बीसीसीआई रखता है और 40% टीम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है उसकी टिकट होम टीम डिसाइड करती है। ऑन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है। इससे 80% होम टीम अपने पास रखती है और बाकी का 20% ग्राउंड एसोसिएशन के पास जाता है। टीम्स के प्लेयर जो टी शर्ट पहनते हैं उस पर जो नेम्स लिखे होते हैं या कोई लोगो लगा होता है उसके लिए भी ब्रांड्स पैसे देते हैं।
पूरे ग्राउंड के अंदर जो भी आप ब्रांड का नेम देखेंगे उसके लिए ब्रांड्स पैसे देते हैं, चाहे वो बाउंड्री रोप के ऊपर लगा हो, बैट्स पर लगा हो, विकेट पर लगा हो, हेलमेट पर लगा हो, एम्पायर की शर्ट पर जो नाम लिखा होता है, यानी पूरे ग्राउंड के अंदर जहाँ भी आपको किसी ब्रांड का नाम नजर आए उसके लिए ब्रांड्स पैसे देते हैं टीम्स को। इसके अलावा टीम्स के जो ओनर होते हैं वो टीम के प्लेयरों से अलग कंपनियों के भी ऐड करवाते हैं। जो भी प्रमोशन प्लेयर करते हैं टीम की जर्सी पहन के, वो सारा पैसा टीम ओनर को जाता है। इसके अलावा हर टीम ओनर के अपने ब्रांड्स और प्रमोशन होते हैं, वो प्लेयर से ही करवा लेते हैं। जैसे कि आपने वो ऐड देखा होगा जियो धन धना धन धन। इसके अलावा हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज होती है, जैसे कि टीम के नाम की टी शर्ट्स, कैप्स, कप्स, ये सब प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं। इनका सारा पैसा टीम ओनर के पास जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में ध्यान जाता है विनिंग अमाउंट की तरफ। विनिंग टीम को मिलते हैं 20 करोड़ और रनर अप्स को मिलते हैं 12.5 करोड़, जिसमें से 50% टीम ओनर रखते हैं और 50% प्लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। भले कई अरेंजमेंट के अंदर बीसीसीआई रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद जो एक टीम फाइनल कमाती है उसमें से भी 20% से बीसीसीआई को देना होता है। इन सब के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आईपीएल टीम के ओनर फिर भी दिल से चाहते हैं कि हमारी टीम फाइनल जीते या फिर एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंचे। वो इसलिए क्योंकि जब ये 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं तो बाकी टीम के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीम को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा ट्रिगर्स, एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप और एक्स्ट्रा ही पैसे। और इसका दूसरा फायदा है, जब टीम टॉप में पहुंचती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और उनको दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड और स्पॉन्सरशिप के। जो पैसा सीएसके स्पॉन्सरशिप का लेती है और जो पैसा पंजाब स्पॉन्सरशिप का लेती है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो विनिंग टीम होती है उसे एडवांटेज होता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो टीम टॉप 4 में रहती है उनको चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का मौका मिलता है। जैसा कि मैंने बोला, वहाँ जाके उन्हें एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं। जो प्रॉफिट आईपीएल तक रहता है वो वहाँ पर मैच खेल के बढ़ जाता है। शुरू के 10 साल तक आईपीएल टीम को नुकसान में रही। ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स अपने टीम के प्लेयरों को रिलीज भी नहीं दे सकती थी, तो बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट कर दिया और इसे सनराइजर हैदराबाद बना दिया। डेक्कन चार्जर्स तो अपने आप को सस्टेन न कर पाए, लेकिन बाकी टीम्स की रही, क्योंकि इन टीम्स के खुद के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स थे जिनका इन्होंने आईपीएल टीम में यूज कर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही स्टार इंडिया ने मीडिया राइट दुगने या तिगने रुपए में खरीदा, सारी टीम को प्रॉफिट आना शुरू हो गया और फिर स्पॉन्सरशिप और फिर बाकी एडवर्टाइजमेंट के भी पैसे बढ़ गए। लेकिन जो लोग आईपीएल के अरेंजमेंट के खिलाफ है, उनका ये कहना है कि इनकी मेन इनकम स्पोर्ट फिक्सिंग से आती है। ये केस जब राजस्थान रॉयल्स और सीएसके 2 साल के लिए बैन हुए, इसके अलावा मुझे कोई भी प्रूफ नहीं मिला जहां पर स्पोर्ट फिक्सिंग पकड़ी गई हो। अब ये स्पोर्ट फिक्सिंग होती है या नहीं होती, ये एक बहस का मुद्दा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आईपीएल का मॉडल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बता देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मुझे दीजिए आज की वीडियो से इजाजत। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।